नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन को, जिसमें कि हम जीएस पेपर 3 को कवर कर रहे थे। हम ऑलरेडी इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कवर कर चुके हैं। अब हम आखिरी और पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत करते हैं, राइट। इस पार्ट नंबर 4 में हम कुल मिला के 5 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। 15 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 4 क्वेश्चंस पहली वीडियो में, 4 क्वेश्चंस दूसरी वीडियो में और 7 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे तीसरी वीडियो में। बचे हुए 5 क्वेश्चंस जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट और साथ में इंटरनल सिक्योरिटी से जो संबंध रखते हैं, उनकी डिस्कशन हम इस फाइनल पार्ट में करने वाले हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट से पूछा गया था एक क्वेश्चन जिसको कवर किया जाएगा, एंड एज ऑलवेज इंटरनल सिक्योरिटी से पूछे गए थे 4 सवाल जिनको कि इस वीडियो में कवर किया जाएगा। विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मोर टाइम आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो वेरी वेरी लिमिटेड। जितनी ज़रूरत है उतनी ही बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी क्वेरीज़ को प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। ऑल्सो ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आपने अभी तक स्टडी आईक्यू की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया गया है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है इन अ सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट, ठीक है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है 2021 में या 22 में, तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली बाय करें। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आपके लिए साबित हो सकता है, राइट। सबसे पहला सवाल देखिए, 5 सवाल इसमें हम कवर करने वाले हैं और मैं आपको शुरू करने से पहले ही बता दूं, पांचों के पांचों सवाल बहुत ही इजी हैं। देर आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दी आंसर स्ट्रक्चर, ठीक है। हम केवल अप्रोच की थोड़ी सी बात करेंगे और ब्रीफली आंसर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ टफ था नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत समय लगाना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस पे, राइट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन डिज़ास्टर मैनेजमेंट का है, आपदा प्रबंधन का है। आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए। यानी कि पहले क्या होता था, पहले भारत सरकार की जो अप्रोच होती थी वो रिएक्टिव होती थी। यानी कि पहले इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमने कुछ रिएक्शन लिया। लेकिन अब भारत सरकार की जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव हो चुकी है। यानी कि इंसिडेंट होने से पहले ही हमने कुछ स्टेप्स ले रखे हैं, जिसको प्रोएक्टिव कहा जाता है। उसके बाद इंसिडेंट हुआ तो जो आपको रिएक्शनरी अप्रोच थी उसमें जितनी आपको मेहनत करनी पड़ती थी उतनी मेहनत अब आपको नहीं करनी पड़ेगी, राइट। बेसिकली आपको ये बताना है कि पहले अप्रोच इस तरीके से होती थी और अब जो अप्रोच है वो इस तरीके से होती है। बस सवाल केवल आपसे इतना ही पूछ रहा है, राइट। बिफोर वी बिगिन, सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं, हम कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कीवर्ड्स क्या हैं? देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का थीम है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, ये आपकी बन जाएगी इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला कीवर्ड ये बन जाएगा, इंट्रोड्यूस डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया बाय डिस्कसिंग इट ब्रीफली। इसको आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे ये देख सकते हैं। इंडिया इज़ अमंग द हाईली डिज़ास्टर प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमारा जो जियो क्लाइमेट है ये भी यूनिक है, पॉपुलेशन भी डेंस है, बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं हमारे पास, जिसकी वजह से भारत में आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। दस भारत के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ गवर्नेंस। और इसके लिए हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया था, जो कि एक तरीके से हमारी पूरे के पूरे ढांचे का एक लिंच पिन है, यानी कि उसका सेंट्रल पार्ट है ये। और इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स आर मल्टी लेयर्ड एंड आर प्लान टू एड्रेस इश्यूज विच इंक्लूड एवरीथिंग। फिर भले वो बाढ़ हो, भले वो तूफान हो, भले वो कोई आग लगी हो कहीं पे, फेलियर ऑफ यूटिलिटीज़, कुछ भी हो, हर तरह के प्रॉब्लम से जूझने के लिए हमने यहाँ पे प्रावधान दिए हुए हैं। ये बेसिक्स ही आपने इंट्रोडक्शन देनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, तो जितना आप बताएंगे अच्छे से उतना ही बेहतर होगा। अब आपको कंपैरिजन करना है। ये तो था हमारा कीवर्ड जिसके आधार पे हमने
आंसर की शुरुआत आपको बताई। अब आपको करना है कंपैरिजन, और कंपैरिजन आपको जब करना है तो पहले आप क्या बताएंगे, पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम, यानी कि जो पहले आपकी रिएक्टिव अप्रोच थी वो आपको बताना है, और उसके बाद आपको बताना है कि जो रीसेंट मेजर्स लिए गए हैं वो किस तरीके से इस अप्रोच से दूर भागते हैं, किस तरीके से इस अप्रोच के ऊपर बेटर काम करते हैं, राइट। डिस्कस द रीसेंट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ दीज मेक अ डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर अप्रोच। वेरी वेरी सिंपल। देखिए, टिल रिसेंटली दी अप्रोच हैज़ बीन रिएक्टिव एंड रिलीफ सेंट्रिक। आप चाहें तो वो वाला बेसिक सा डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं। ये आपका इंसिडेंट हुआ और ये आपका रिएक्शन हुआ, और उसके बाद अगर आपने प्रोएक्टिवली काम किया होता तो इंसिडेंट के पहले होता है ये, ठीक है। तो ये आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसकी कमियां क्या हैं, और ये पूछ रहा है कि इसके लिए भारत सरकार ने क्या क्या किया है। फोकस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान वॉज पोस्ट फैक्टो एंड रिएक्टिव, यानी कि घटना के होने के बाद ही हम कुछ करते थे। द मेजर्स वर मेनली एम्ड एट रिहैबिलिटेशन। अब क्या हुआ है, एक पैराडाइम शिफ्ट हुई है जिसमें कि, और ये भी केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये पैराडाइम शिफ्ट हुई है जिसमें कि हम रिलीफ सेंट्रिक से शिफ्ट होकर अब हमारा एम्फोसिस हो चुका है प्रिवेंशन पे, मिटिगेशन पे और प्रिपेयर्डनेस पे, राइट। यहाँ पे फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क। आपको बताना पड़ेगा कि भारत सरकार ने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क NDRF के नाम से हमने जो नया ढांचा खड़ा किया है, इट हैज़ बीन अमेंडेड टू इंक्लूड मिटिगेशन एज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज। मिटिगेशन क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज़ के प्रभाव को कम करने के लिए हमने कुछ रणनीतियाँ अपनाई हैं, ठीक है। सो मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये एक पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है। ये भूस्खलन की वजह से जो यहाँ पे पहाड़ के नीचे जितने भी घर थे इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो अब सरकार ने क्या कह दिया है, सरकार ने कहा है कि जिन पहाड़ों के साथ में भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे इतनी दूरी पे आप घर नहीं बना सकते हैं, आपको कम से कम इतनी दूरी पे ही घर बनाना पड़ेगा, ये वाला इलाका आपको खाली रखना पड़ेगा। तो इस स्ट्रैटेजी को कहा जाता है मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करें, कहीं मान लीजिए साइक्लोन आता है, कहीं मान लीजिए चक्रवात की वजह से बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं, तो कोई कोस्टल इलाका है, कोई तटीय इलाका है, वहाँ पे सरकार ने कहा कि आप यहाँ पर जो है ये वाला काम नहीं कर सकते हैं। जैसे इस बार जब साइक्लोन अम्फन आया तो वेस्ट बंगाल में दिक्कतें क्यों हुई, क्योंकि वेस्ट बंगाल प्रिपेयर्ड नहीं था। ओडिशा में इतनी दिक्कत नहीं आई, क्यों, क्योंकि ओडिशा प्रिपेयर्ड था। तो ओडिशा ने ऐसी कुछ रणनीतियाँ ऑलरेडी अपना रखी हैं। अब चाहें तो ऐसे उदाहरण भी दे सकते हैं, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ सीज्मिक जोनिंग मैप। सीज्मिक जोनिंग मैप क्या होते हैं, अर्थक्वेक्स को जोनेशन करने वाले कि कौन से इलाके में अर्थक्वेक कितनी ज़्यादा भारी मात्रा का आ सकता है। ये असम और सिक्किम में हुआ है। ये दिखाता है कि किस तरीके से सरकार का फोकस अब प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन पर है। ये सारा का सारा चीज़ें, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन जो है ये प्रोएक्टिव का हिस्सा आता है। यहाँ पे क्या आता है, रिएक्शनरी में क्या आता है, ध्यान से सुन लीजिए, रिलीफ, ठीक है, रिएक्शन, और तीसरा रिहैबिलिटेशन। प्रोएक्टिव में क्या आता है, प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन। ये चीज़ें आपकी पहले आती हैं। तो ये चीज़ों के ऊपर अब सरकार का फोकस बढ़ चुका है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सेवरल प्रोग्राम्स टू इंक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ होम गार्ड्स एंड इवन सिविलियंस। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इसके ऊपर सवाल आने के बहुत चांसेस हैं, अलग से सवाल आ सकता है। कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, और होम गार्ड्स को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी कि क्या था, अभी तक आपकी निर्भरता किस पर थी, मिलिट्री पर्सोनल पर थी, लेकिन अब सरकार कहती है कि वाई ओनली मिलिट्री, क्यों ना हम होम गार्ड्स का इस्तेमाल करें जो कि काफ़ी मात्रा में होते हैं और जिनके पास ज़्यादा काम भी नहीं होता। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज का बेटर यूज़ करना शुरू किया है, और साथ ही में इन्होंने सिविलियंस को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया है। इसीलिए आप कह सकते हैं दी अप्रोच इज़ नाउ टू एड्रेस इश्यूज होलिस्टिकली वाइल फोकस बीइंग ऑन सस्टेनेबिलिटी। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, मुझे लगता है इसमें आपको मार्क्स मिलने ही चाहिए थे। लेकिन मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये चीज़ है। देखिए, हर साल मैंने, इनफैक्ट अगर आप मेरे पिछले साल का वीडियो देखेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, तो हमने ये बताया है कि यूपीएससी ने हर साल एक अलग आपदा के बारे में सवाल पूछा है। लेकिन इस साल क्या किया, यूपीएससी ने एक अलग आपदा के बारे में सवाल नहीं पूछा, इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर एक व्यापक सवाल पूछा है, ठीक है, एक बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन पूछा है।
और ये भी यूपीएससी की थीम रही है। अगर आप देखें 2013 में क्या क्वेश्चन आया, जनरल क्वेश्चन आया, वल्नरेबिलिटी को लेके, रिस्क असेसमेंट को लेके क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें 2018 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको स्किप कर दीजिए 16 वाले को, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। 18 वाले क्वेश्चन को देखिए, डिस्कस वेरियस मेजर्स टेकन इन इंडिया फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बिफोर एंड आफ्टर सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। देन यहाँ पर ये वाला 19 वाले क्वेश्चन का पहला पार्ट देखिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट पार्ट इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस, एक्सप्लेन हाउ हजार्ड जोनेशन मैपिंग विल हेल्प डिजास्टर मिटिगेशन इन द केस ऑफ लैंडस्लाइड्स। ये सेकंड पार्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन पहला पार्ट क्या है, ब्रॉड पार्ट है। तो यूपीएससी ऐसे सवाल बहुत पूछने लग गई है, ह्यूगो फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके बाद आपका जो ये वाला इस बार क्वेश्चन आया है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले ईयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, जिसको फॉर्मुलेट किया गया था 2016 में। ध्यान रखिएगा, आने वाले 1 या 2 साल में कभी ना कभी ये सवाल डेफिनेटली पूछा जाएगा, वो भी एक्सक्लूसिव क्वेश्चन होगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लान एंड अभी तक यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। सो एक तो क्वेश्चंस होते हैं एक्सक्लूसिवली डिजास्टर के ऊपर, वो वाले क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन साथ में ऐसे सवालों की मात्रा भी अब बढ़ रही है, तो आपका ध्यान ऐसे ब्रॉड क्वेश्चंस के ऊपर भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, अंदरूनी सुरक्षा को लेकर बात करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए, साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरों से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले आपका कीवर्ड क्या है, आपका टॉपिक क्या है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइबर क्राइम, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, टाइप्स। थर्ड पार्ट क्या है, उपाय, मेजर्स। बस सिंपल, ब्रीफली इंट्रोड्यूस साइबर क्राइम्स, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट, एन्यूमरेट मेजर्स टू फाइट द मेनेस। इसमें भी अगर आप देखें, साइबर का जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट अब फिक्स हो चुका है, ठीक है, कि हर साल आएगा ही आएगा। इवन दो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक अप्रोच फॉलो हो रही है, हर एक साल छोड़ के 13, 15, 17, 19, लेकिन अब जो है 2020 में ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। बट आई कैन ऑलमोस्ट गिव यू गारंटी कि 2021 में साइबर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता ही आता है। वो क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है कि साइबर अटैक कैसे होते हैं, क्या क्या तरीक़ों से होते हैं, क्या क्या सरकार ने किया है। देखिए 3-4 बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी में एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने ही चाहिए, राइट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान है। साइबर क्राइम क्या है? बेसिकली आप क्राइम समझते हैं, क्राइम क्या है? जिसमें एक इंसान ने दूसरे इंसान को हर्ट किया। वो हर्ट कैसा भी हो सकता है इसने इसको थोड़ी सी चोट पहुंचाई हो सकता है इसने इसको बहुत गंभीर चोट पहुंचाई हो सकता है इसने इसको मार दिया हो। क्राइम कैसा भी हो सकता है, राइट। सिमिलर चीज़ साइबर क्राइम में क्या होता है, बस इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा डेफिनेशन वही है, ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू हार्म दी रेपुटेशन और कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म, ठीक है। वो जो चोट हो सकती है वो मानसिक चोट भी हो सकती है और वो शारीरिक चोट भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि वो उसकी रेपुटेशन को भी खराब करने के लिए चोट हो सकती है। लेकिन माध्यम बदल जाता है। माध्यम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से ही ये करा जाता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साइबर क्राइम does involves the use of computers और कंप्यूटर नेटवर्क टू कमिट क्रिमिनल एक्टिविटी। इस चीज़ को प्लीज़ ख्याल रखिए। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, ये देखिए आपके सामने फिगर है। हैकिंग है, बिल्कुल आपकी ईमेल हैक हो सकती है, आपका फ़ोन हैक हो सकता है। इन्फॉर्मेशन थेफ्ट है, बिल्कुल पॉसिबल है। ईमेल बॉम्बिंग है, आपकी ईमेल आपको बार बार कुछ मेल भेज के तंग किया जा सकता है और किसी ना किसी दिन परेशान होकर आप उस ईमेल पे क्लिक कर ही देंगे, जिसकी वजह से शायद आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ जाए। फिशिंग होता है, फिशिंग में भी ऐसा ही होता है कि आपको कहीं क्लिक करने को कहा जाता है, आप क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे छीन ली जाती है। रिक्वेस्ट रैंसम, जैसे कुछ समय पहले रैंसमवेयर सामने आया था कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें कहा जाता है कि आपका कंप्यूटर लॉक हो चुका है, अगर आपको अपने कंप्यूटर को अनलॉक करना है तो आपको इतना पैसा इस लिंक पे जाके जमा करना होगा। सिस्टम ब्लॉकिंग, ये भी काफ़ी सिमिलर है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के साइबर क्राइम्स हैं जिनके बारे में आपको विवरण यहाँ पे करना था। हैकिंग की बात करें, एक्ट कमिटेड बाय एन इंट्रूडर बाय एक्सेसिंग कंप्यूटर सिस्टम विदाउट परमिशन, ठीक है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है। इसमें क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कहा जाता है कि अगर आप मान लीजिए इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो आपका कंप्यूटर ब्लॉक हो चुका है। फिशिंग में क्या है, एक्सट्रैक्टिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर्स, जैसे कि हम बात करते हैं, आई एम श्योर आपने एक बहुत ही फेमस टीवी सीरियल रहा इस साल का, जामतारा,
उसके बारे में सुना होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं वहाँ से और आपसे आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांग लेते हैं, ठीक है। गलती से किसी इंसान को जागरूकता नहीं होती तो वो शायद उन डिटेल्स को दे भी देता है। उसके बाद ईमेल बॉम्बिंग एंड स्पैमिंग, ये भी आप समझते हैं। स्पैम आप समझते होंगे कि बार बार किसी को एक ही चीज़ के बारे में मेल भेजते रहना, लेकिन फाइनली किसी ना किसी दिन वो इंसान तंग हो गया, उस पर क्लिक कर दे, जिसकी वजह से उसका कंप्यूटर हैक हो जाए। या फिर इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी तरह के एड्स के ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए अनलेस आप श्योर हैं कि आपका जो सोर्स है वो जेन्युइन है, राइट। वेब जैकिंग भी होता है। वेब जैकिंग डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम हाईजैकिंग। हाईजैकिंग जैसे आपने किसी चीज़ को किसी एयरक्राफ्ट को, किसी शिप को हाईजैक किया, वैसे ही वेब जैकिंग भी होती है। दी हैकर टेक्स कंट्रोल ऑफ अ वेबसाइट फ्रॉडुलेंटली, ठीक है। आपने वेबसाइट बनाई लेकिन आपकी वेबसाइट की डिटेल्स जो है वो उसने हैक कर ली हैं और उसके बाद उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये तरह के साइबर क्राइम्स हैं। क्योंकि देखिए आपका केवल 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए अगर आप केवल इतना भी बनाएंगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप ये सब नहीं भी लिखेंगे तो इट्स ओके। ये मैंने आपको केवल आपकी जानकारी के लिए बताया है, थोड़ी जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, राइट। जो आपके क्वेश्चन का मेन पार्ट है वो ये है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स एंड मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू फाइट द मेनेस। तो यहाँ पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि अगर आप देखिए आपके पास 150 वर्ड्स हैं, अगर आप 150 वर्ड्स को यहीं तक खत्म कर देंगे तो आप उसके बाद ये वाले पार्ट को एड्रेस नहीं कर पाएंगे, इसलिए सेकंड पार्ट को एड्रेस करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, जागरूकता। लोगों में जागरूकता बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। स्ट्रेंथन द काउंटर मेजर इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो भारत के संस्थान, जो सरकार के द्वारा संस्थान बनाए गए हैं, उनको हमें और ज़्यादा सशक्त करने की आवश्यकता है, सो दैट वो ऐसे जुर्मों से और ज़्यादा तरीके से लड़ सकें। इतना ही नहीं, जो कानून है उनको भी हमें टाइम टू टाइम अपडेट करने की आवश्यकता है। द लॉज डीलिंग विद साइबर क्राइम्स नीड रेगुलर अपडेशन एंड कॉपरेशन एट इंटरनेशनल, नेशनल एंड सब नेशनल स्टेक होल्डर्स की भी होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको NGOs हों, साइबर सोसाइटीज़ हों, कंट्रीज़, प्राइवेट सेक्टर हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, सबको साथ में आने की ज़रूरत है, सो दैट आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो सबसे ज़्यादा एडवांस हों और आपको हैकर कभी हैक ही ना कर पाए, ठीक है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू मिस एनी मार्क्स इन इट। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पिछले 5-6 साल के मेरे एक्सपीरियंस में जितने बार मैंने UPSC के पेपर्स को डिस्कस किया है, मैंने कभी भी ऐसा सवाल नहीं देखा है जहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया हो। देखिए, साइबर सिक्योरिटी बहुत कॉमन थीम है। इनफैक्ट जो इस क्वेश्चन की थीम है ना, वो काफ़ी कॉमन है। बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट बहुत ही कॉमन थीम है। इनफैक्ट केवल इतना ही नहीं, मैं आगे जाके आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि इसी साल UPSC ने पूछा है और वो 15 मार्क्स में पूछा गया है। उसका भी थीम यही है, बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट। इनफैक्ट पहले मैं ये और वो क्वेश्चन साथ नहीं कवर करूंगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है इस बार, है लेकिन आसान ही। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु, बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट के लिए हिंसावादियों यानी कि जो आपके मिलिटेंट्स हैं, उनको जो स्थानीय समर्थन मिल रहा है, जो लोकल रहने वाले लोगों से उनको सपोर्ट मिल रही है, उसको ठीक करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिए। उसको आप किस तरीके से कम कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट यहाँ से कुछ शुरू हुआ क्वेश्चन का, स्थानीय लोगों में अनुकूल धरना प्रबंधन के तरीके भी सुझाइए। स्थानीय लोगों में जो अनुकूल धरना प्रबंधन, यानी कि ये धरना प्रोटेस्ट नहीं है, ये धरना परसेप्शन है कि किस तरीके से उन लोगों में जो परसेप्शन है वो बेहतर हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, इस पूरे के पूरे सिस्टम को समझिए। मान लीजिए हम कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें कुछ वैसा आपको ऑब्जेक्टिवली देखना है पूरी की पूरी चीज़ को। कश्मीर में क्या होता है कि अब कश्मीर आपको मालूम है डिस्प्यूटेड है, ठीक है, विवादित इलाका है। इधर से क्या होता है, पाकिस्तान से कई सारे लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में हमें जानकारी है, राइट। लेकिन पाकिस्तान से जो लोग इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जो आतंकवादी, जो उग्रवादी आते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं तो लोकल लोगों से सपोर्ट मिल रही है, क्योंकि वो दूसरे देश से आके, वो कश्मीर में आके उनको अपना काम करना इतना आसान तो है नहीं। तो ये लोकल लोग हैं जो कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं। अब हो सकता है वो लोग जानबूझ के ना कर रहे हों, हो सकता है ये लोग जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वो लोग उन लोगों को किसी तरह का लालच दे रहे हों कि हम आपको इतना पैसा देंगे, हम आपको इतनी संपत्ति देंगे अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। यहाँ पर आपको बताना है, डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई लोकल सपोर्ट, यानी कि जो यहाँ पे जो कश्मीर के अंदर जो लोकलाइट्स हैं, जो स्थानीय रहने वाले निवासी हैं, उनको ठीक करने के लिए, सो दैट वो इन पर्टिकुलर पाकिस्तानियों को सपोर्ट ना करें, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने की आवश्यकता है।
ठीक है। एंड साथ में पूछा गया है ऑल्सो सजेस्ट वेज टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन अमंग द लोकल्स, कि आप फेवरेबल परसेप्शन कैसे बना सकते हैं, इन लोगों में अपनी परसेप्शन को फेवरेबल कैसे बना सकते हैं, राइट। सो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली इन दो चीज़ों की, डिस्कस मेजर्स फॉर डिनाइंग द लोकल सपोर्ट, सजेस्ट मेजर्स टू डेवलप फेवरेबल परसेप्शन अमंग द लोकल्स। पहला पार्ट भी है, पहला पार्ट लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्रीफली इंट्रोड्यूस इंडियाज बॉर्डर एंड इट्स वनरेबिलिटीज। द रीज़न आई एम सेइंग पहला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता तो मैं आपको बोल रहा होता कि आपको इंट्रोडक्शन देनी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको पहले पार्ट में बहुत ही कम शब्द लिखने हैं, उसके बाद जो बचे हुए वर्ड्स होंगे उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें और इसमें। क्लियर है ये बात, राइट। देखिए इंडिया शेयर्स 15,200 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर, हम सभी को मालूम है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया ऑल्सो शेयर्स वाटर बॉर्डर्स, मैनी ऑफ दीज बॉर्डर रीजन्स आर वनरेबल टू मिलिटेंट एक्टिविटीज। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हुए, जम्मू कश्मीर हुए, दे हैव विटनेस मिलिटेंट एक्शंस फॉर डेकेड्स नाउ। Among other factors, strong local support to the militants is one of the main reasons of sustained militant action, right? तो ये देखिए आपने बड़ी बेसिक सी जो है इंट्रोडक्शन दे दी है। ये बहुत लंबी इंट्रोडक्शन है, आप चाहें तो केवल इतना ही लिखें, मोस्ट ऑफ द बॉर्डर रीजन्स ऑफ इंडिया आर वनरेबल टू मिलिटेंट एक्टिविटीज़, जिसमें कि ये वाली स्टेट्स इंक्लूड होती हैं। और इसमें अमंग वेरियस फैक्टर्स जो लोकलाइट्स की सपोर्ट है ये बहुत बड़ा रोल निभा रही है इन लोगों का जो मिलिटेंसी है उसको और बढ़ाने के लिए, राइट। अब आपकी बात आती है सेकेंड पार्ट, वेरी वेरी क्विकली आपको मूव करना होगा बिकॉज अगेन क्यों 10 नंबर का क्वेश्चन है। स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू डिनाई द लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट्स। सबसे पहले स्टेप्स रिक्वायर्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग विजिलेंस एंड स्विफ्ट एक्शंस। देयर इज अ नीड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ लोकल स्पाइज टू कीप आइज ऑन द लोकल सपोर्ट टू मिलिटेंट एक्शंस। स्विफ्ट एक्शंस ऑन इनपुट वुड डिस्करेज लोकल्स। ठीक है, अब क्या है कि आपको बेसिकली क्या है, विजिलेंस रखनी है, निगरानी रखनी है। कैसे, लोकल जासूस आपको लगाने होंगे। ये लोकल जासूस कौन लगाएगा, ऑब्वियसली पुलिस लगाएगी या पैरामिलिट्री लगाएगी या फिर मिलिट्री लगाएगी, तो इस चीज़ की आवश्यकता है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर मैं मानता हूँ जो कि केवल इस काम के लिए ही नहीं, जो आगे जाके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, वो है कम्युनिटी पुलिसिंग का। कम्युनिटी पुलिसिंग यानी कि पुलिस लोगों को बोलती है कि आप हमारे लिए हमारा काम कीजिए। इसमें क्या है, लोगों का उत्साह बढ़ता है, इसमें क्या है, लोगों का भरोसा पुलिस में बढ़ता है कि पुलिस हमारे ऊपर निर्भर कर रही है। द आइडिया ऑफ कम्युनिटी पुलिसिंग इंक्लूड्स इन्वॉल्विंग लोकल पीपल फॉर पुलिसिंग फंक्शंस। दे एक्ट एज आईज एंड ईयर्स ऑफ द पुलिस फोर्सेज। ऑब्वियसली उनको अच्छा लगेगा, कोई आपके पास आके कहे कि पुलिस का काम कीजिए तो आपको गर्व महसूस होगा कि मैं अपने देश की पुलिस के लिए काम कर रहा हूँ, राइट। सो इस तरह के काम है जिसके थ्रू आप बेसिकली पता लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से लोकल्स हैं जो कि उग्रवादियों को, हिंसावादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पुलिस पीपल रिलेशंस, जो पुलिस और लोगों के बीच में रिलेशंस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव्स, जो गवर्नड और गवर्नेंस के बीच में जो रिलेशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए कि हो सकता है कोई इंसान आपको जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा हो, ये सब चीज़ें कर रहा हो, तो मीडिया कैंपेन्स आप चला सकते हैं, अवेयरनेस थ्रू मीडिया कैंपेन्स कर सकते हैं in order to deny local support to militants, right? Coming to the second part, अब पहला पार्ट आपको समझ आ गया कि क्या क्या स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। आसान पार्ट था ये, अगर आप, क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, किसी भी करंट अफेयर में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं कि किस तरीके से हम लोकल सपोर्ट को डिनाई करें। इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस में भी ये पार्ट नहीं आता है, तो किस तरीके से आप आंसर करेंगे, आपको अपने बेसिक जानकारी का इस्तेमाल करना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। अब मेजर्स टू मैनेज फेवरेबल परसेप्शन, अब क्या है कि जो लोकल लोग हैं, जो मान लीजिए उस एरिया के रहने वाले लोकलाइट्स हैं, उनके अंदर आप अपनी अच्छी परसेप्शन कैसे बनाएंगे। ऑब्वियसली अगर सरकारी महकमों में जो भ्रष्टाचार है वो कम होगा, साथ ही में अगर जो लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में, उसको सरकार और ज़्यादा महत्व देगी, उसको सरकार और ज़्यादा प्रोत्साहन देगी, तो लोगों को और अच्छा लगेगा कि इसकी सरकार हमें पार्टिसिपेशन करवाना चाहती है। इसके साथ ही में लोगों के लिए वहाँ पे जो बुनियादी ढांचा है उसका विकास होना चाहिए, रोज़गार का जो है क्रिएशन होना चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी तो लोगों को लगेगा अगेन कि गवर्नमेंट हमारे फेवर में काम कर रही है, तो हम उग्रवादियों का साथ क्यों दें। ठीक है, तो ये स्टेप्स कई सारे होते हैं। ये स्टेप्स कई सारे कैसे होते हैं, देखिए ये जो स्टेप है ये पॉलिटिकल स्टेप है, राइट। उसके बाद ये भी आपका पॉलिटिकल स्टेप है, इसको हम पॉलिटिकल की जगह वी कैन इवन कॉल इट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप, राइट। और ये वाला जो स्टेप है ये आपका इकोनॉमिक स्टेप है। सिमिलरली आप इनोवेटिव आइडियाज़ एंड कैंपेन्स, ये क्या है, ये एक तरीके से बिहेवियर चेंज के लिए स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ले रही है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी, जिसके माध्यम से लोगों का जो भरोसा है, लोगों का जो आप कह सकते हैं
परसेप्शन है रिगार्डिंग द पुलिस, रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, वो बदल सकता है। राइट, इतना आसान सा क्वेश्चन था जो कि आपको यहाँ पे जिसका जवाब देना था। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। जल्द से मूव करते हैं अगले सवाल पे। मैं जानबूझ के एक्सप्लेनेशन को सीमित रख रहा हूँ बिकॉज आप आसानी से इस पीपीटी को देख सकते हैं। मेरा यहाँ पे मेन पर्पस है आपको अप्रोच समझाना। अप्रोच में गलती नहीं होनी चाहिए, आंसर स्ट्रक्चर को आप लोग मैनेज कर लेंगे। What are the sound determinants of left-wing extremism in eastern part of India? भारत के पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद, वामपंथी यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कहा जाता है, के निर्धारक क्या हैं? ठीक है, हम पार्ट बाय पार्ट इस चीज़ को आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे को ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें कि क्वेश्चन को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ऐसे केस में बच्चे को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती कि मैं कितनी मार्क्स की वेटेज किसको दूं। ठीक है, अब आपके पास 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास वर्ड लिमिट भी बहुत सारी है, तो जो पहला पार्ट है ये 7.5 मार्क्स और जो दूसरा पार्ट है ये भी 7.5 मार्क्स। आपको मालूम है कि इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। राइट, तो अब देखिए पहला पार्ट में आपको आपकी थीम मिल गई। क्वेश्चन की थीम क्या है? वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जो आपकी थीम है यही आपका कीवर्ड है और यही आपकी इंट्रोडक्शन है। क्लियर है बात? इंट्रोड्यूस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ब्रीफली। ठीक है, पहले पार्ट पे वन बाय वन बात करेंगे। देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज अ मूवमेंट दैट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज थ्रू वायलेंट रेवोल्यूशन। ठीक है, जो हिंसक क्रांति के थ्रू बदलाव लाने के लिए आंदोलन चलाया जाता है उसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है। ये डेफिनेशन उतनी अच्छी नहीं है बट दिस इज समथिंग जो बहुत ही आसान तरीके से बताती है। इट इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो लोकतांत्रिक संस्थान खड़े करे गए हैं सरकारों के द्वारा, उसके खिलाफ होती है और ये हिंसा में विश्वास करती है टू सबवर्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस एट द ग्राउंड लेवल। These LWE groups prevent the developmental process in the least developed regions of the country and try to misguide the people by keeping them ignorant of current happenings. ठीक है, सो ये हो गया आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। आपने अगर आप ये भी नहीं लिखेंगे इट्स फाइन, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ये सब चीज़ें। बस आपको तो केवल इतना बताना है कि LWE क्या होता है और ये बेसिकली इनका मेन एम क्या होता है। अब आप बताएंगे सेकेंड पार्ट, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, यानी कि इसके निर्धारक क्या है। LWE पैदा कैसे हुआ, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पैदा कैसे हुआ। द चीफ रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ द मूवमेंट, सिवियर लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दीज रीजन्स डिस्पाइट बीइंग मिनरल रिच। कि देखिए वहाँ पर वैसे तो बहुत सारे जो हैं खनिज पदार्थ अवेलेबल थे लेकिन उसके बावजूद भी जो ये इलाके हैं वहाँ पे विकास नहीं हुआ। दे वर लार्जली ट्राइबल बेल्ट्स दैट वर निगलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो बाय द मेन स्ट्रीम मीडिया। राइट, इनइफेक्टिवनेस एंड मिसमैनेजमेंट इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, जो आपका प्रशासनिक ढांचा था वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, उसमें जो है प्रबंधन अच्छा नहीं था। करप्शन भी बहुत रैम्पेंट थी। क्यों करप्शन क्यों हो रही थी? अगेन मिनरल रिच की वजह से। रिसोर्सेज बहुत थे। एलियनेशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल लेड टू सेक्शंस ऑफ देम फीलिंग अ डिस्कनेक्ट विद द गवर्नमेंट। इशू ऑफ जल जंगल जमीन, वाटर फॉरेस्ट लैंड इज एट द सेंटर ऑफ दीज रिवोल्ट्स इनिशियली। ट्राइबल पीपल आर रूटीनली एक्सप्लॉइटेड फॉर देयर मिनरल रिच। जो यहाँ के जनजाति हैं उनको अक्सर लगता है कि हमें हमारी जो मिनरल्स हैं उसी की वजह से एक्सप्लॉइट हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। देयर इज़ इलीगल इंक्रोचमेंट एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स आर बेरेफ्ट ऑफ राइट्स इन देयर ओन लैंड। ये सारे कारण हैं जो कि डिटर्मिनेंट्स बन जाते हैं ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। सेकेंड पार्ट भी क्लियर होगा, आई एम श्योर आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए ये आपके क्वेश्चन का एक पार्ट बच जाता है। व्हाट स्ट्रैटेजी शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेज अडॉप्ट टू काउंटर द थ्रेट इन द अफेक्टेड एरियाज। इस चीज़ को अप्रोच करने के कई सारे तरीके हैं। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि देखिए 7.5 मार्क्स में पूछा गया है और क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या करना चाहिए। आप देखिए ओवरऑल है तो सारी की सारी सरकार ही ना। ये बेसिकली केंद्रीय सरकार है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो जिला की एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो राज्य सरकार होगी और सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी वो भी तो सरकार के लिए ही काम करते हैं। तो ओवरऑल 2 तरीके हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे हम 2 पॉइंट्स इसके लिखेंगे, 2 पॉइंट्स इसके लिखेंगे, 2 पॉइंट्स इसके लिखेंगे। गलत नहीं है आप, बिल्कुल ये चीज़ जायज़ है, वाजिब है, इस चीज़ को भी टोटली एक्सेप्टेबल माना जाता है।
लेकिन अगर आप ऐसे नहीं भी करते हैं और सिंपली अगर आप स्ट्रैटेजी ऑफ गवर्नमेंट बताते हैं, उतना भी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट को देख लीजिए, स्ट्रैटेजी ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, गवर्नेंस को इंप्रूव करना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है इस संदर्भ में, इसका नाम याद कर लीजिए, बंदोपाध्याय कमेटी। इन्होंने 2006 में सुझाव दिए थे कि यहाँ पे लैक ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही जो है नक्सलिज्म फैला है। उसके बाद गवर्नमेंट को रैपिड डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए। अब आप सोचिए, खुद सोचिए, रैपिड डेवलपमेंट का जो पार्ट है, क्या आप उसको गवर्नमेंट में डालेंगे या फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन में डालेंगे? काम तो दोनों का ही है ना। तो इसीलिए ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल पॉइंट सारे के सारे नोट डाउन करवाने ज़रूरी हैं। द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन्फेस्टेड एरियाज आर हिस्टोरिकली लैग्ड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, देयर इज अ नीड टू पुश द डेवलपमेंट। इसके बाद मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। द मेनेस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नीड्स अ मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी। मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी क्या है? समाधान। ये सरकार ने लॉन्च किया था सन 2017 में। समाधान का फुल फॉर्म है स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड KPIs, उसके बाद KRAs। ठीक है, तो ये आपका हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, 10 समाधान टारगेट्स ऑल डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये बड़ी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। आई एम श्योर आपने जब आपने तैयारी करी होगी आपको मालूम होगा कि किसी भी एरिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने का क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो यही आपसे एक्सपेक्टेड था। बस उसके बाद और भी चीज़ें हैं, लैंड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको आप सुलझा सकते हैं। स्पेशल कंसर्न्स फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, यहाँ पे जो लैंड से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसमें आप ये भी बता सकते हैं कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसको अच्छे से लागू करने की आवश्यकता है, जिसको हम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005 या 6 आई थिंक, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से लागू किया जाना चाहिए। ये सब चीज़ों के माध्यम से आप वामपंथी उग्रवाद को काबू में कर सकते हैं। दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर भी देख लीजिए, UPSC इस चीज़ को लेके भी काफ़ी सीरियस होती जा रही है। 13 के बाद 15, 15 के बाद 18 और 18 के बाद फिर से जो सवाल है पूछा गया है। मैं समझता हूँ इतना आसान इंटरनल सिक्योरिटी मैंने अपने पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा है। द ईजीएस्ट क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड दिस ईयर। ठीक है, इस साल आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई होगी इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस को आंसर करने की, और हम यही आशा भी करते हैं कि आगे आने वाले ईयर्स में भी आसान ही रहे, ताकि जो अगले बार बच्चे पेपर लिख रहे हैं उनको तकलीफ ना हो। खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट का। जो हमने पहले देखा था वो कुछ अलग क्वेश्चन था कि लोकलाइट्स को किस तरीके से मैनेज करना है, वो एक अलग डायमेंशन थी, एक अलग पहलू था। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा पहलू है। एनालाइज द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स अलॉन्ग म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान इंक्लूडिंग LOC, डिस्कस द रोल प्लेड बाय वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज इन दिस रिगार्ड। अगेन क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है। तो 7.5 मार्क्स इसको और 7.5 मार्क्स इसको। आपका एटलीस्ट इतनी चिंता तो खत्म हो गई कि मुझे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। आंतरिक सुरक्षा खतरा तथा नियंत्रण रेखा सहित म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा पार अपराधों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, कि जो सीमा पार, जो यहाँ पे ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हो रहे हैं, उन अपराधों को आपको विश्लेषण करना है। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना भी कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन के पार्ट्स कैसे कैसे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन का पार्ट है वो क्या है? सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स। ठीक है, यहाँ पर आपको इसकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस का मतलब होता है 2 चीज़ें। आपसे ये नहीं पूछा गया, ध्यान से देख लीजिए ये वर्ड क्या यूज़ किया गया है, एनालिसिस, विश्लेषण। आपसे ये नहीं पूछा गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे एनालिसिस की जगह लिखा होता लिस्ट आउट द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स अलॉन्ग म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वगैरह वगैरह, तो आपका आंसर अलग होता। लिस्ट आउट में क्या बताना है आपको? 1, 2, 3 कि यहाँ पे देखिए ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, वेपन्स की स्मगलिंग होती है, उसके बाद यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन होती है उग्रवादियों के द्वारा, ये सब चीज़ें आप बताते, ठीक है, लिस्टिंग आउट करते। लेकिन क्या लिखा गया है? आपसे पूछा गया है एनालिसिस। एनालिसिस में 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपको लिस्टिंग आउट करनी है, और सेकेंडली आपको उसके पीछे के फैक्टर्स भी बताने हैं कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स बिहाइंड दीज पर्टिकुलर थ्रेट्स। ठीक है, तो 2 चीज़ें आती हैं, इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ब्रीफली इंट्रोड्यूस सिक्योरिटी थ्रेट्स, एनालाइज द फैक्टर्स बिहाइंड इट। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, इंडिया शेयर्स अ लॉन्ग टेरिटोरियल इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। चाहे तो मैप बना के भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पर
केवल एक पर्टिकुलर लाइन में हमने बता दिया है, दिस पोर्शन ऑफ इंडियाज बॉर्डर्स इज वनरेबल टू सिक्योरिटी थ्रेट्स विच इंक्लूड आर्म्स स्मगलिंग, ठीक है, हथियारों की स्मगलिंग करना, नारकोटिक्स ट्रेड, ठीक है, उसके बाद काउंटरफीट करेंसी, इलिसिट ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह भी होती है, तो ये सब भी लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। ये आपका क्या हुआ, ये पहला पार्ट क्या हुआ, आपने अभी तक लिस्टिंग आउट कर दी है। अगले पार्ट में क्या होगा, रीजंस बिहाइंड सिक्योरिटी थ्रेट्स, यहाँ पे रीजंस बताएंगे। प्रॉक्सिमिटी टू सेफ हेवंस, यहाँ पर क्यों होते हैं। नेबरिंग कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश आर सेफ हेवंस फॉर द क्रिमिनल्स इन्वॉल्व इन दीज ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, कि इन देशों में चले जाते हैं तो वहाँ की सरकार कुछ नहीं कहती है, इसके लिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। जोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़, जो आपका जो ये वाली सीमाएं हैं, इन सीमाओं के ऊपर जो आपका हम कह सकते हैं जोग्राफी है या फिर कह सकते हैं जो टेरेन है, वो इतनी टफ है कि वहाँ पे मॉनिटरिंग करनी, वहाँ पे निगरानी रखनी बहुत बड़ी ही मुश्किल हो जाती है, दोनों तरफ की सेनाओं के लिए, दोनों तरफ की पैरामिलिट्रीज़ के लिए। द रीजन इन दी ऑर्डर एरियाज आर इन दी बॉर्डर एरियाज, आई एम सॉरी अगेन, आर कंड्यूसिव फॉर इलिसिट एक्टिविटीज़ एज दी जोग्राफिकल टेरेन आर लेडन विद डेंस फॉरेस्ट, रिवर स्ट्रीम्स, रिमोटनेस। अब पाकिस्तान का ही देख लीजिए, कश्मीर में बर्फ़बारी होती है, पंजाब में बारिश होती है, राजस्थान में जो है बहुत बड़ा डेजर्ट है, बहुत बड़े मरुस्थल हैं, तो इन तीनों के तीनों इलाकों में आपको बॉर्डर एरियाज़ पे निगरानी रखनी बहुत ही कठिन काम है। साथ में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल होती रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसी वैसी मूवमेंट्स भी हो रही हैं। हिस्टोरिकली देयर हैज़ बीन मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द बॉर्डर्स, सच मूवमेंट ऑफ पीपल फैसिलिटेट्स द इलिसिट ट्रेड एंड इलीगल क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। प्रॉक्सिमेट क्राइम जोन्स, ये देखिए इन्हीं इलाकों के पास में आपको मालूम होगा गोल्डन क्रिसेंट है, गोल्डन ट्राइंगल है, एंड दे आर नॉट फार फ्रॉम दीज बॉर्डर एरियाज। द जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑल्सो इंक्रीजेज वल्नरेबिलिटी ऑफ द इंडियन बॉर्डर्स। तो ये आपके बन गए फैक्टर्स। ये अच्छा पार्ट था क्वेश्चन का। नॉर्मली क्या होता है, लिस्टिंग आउट करनी पड़ती है, लेकिन इस बार इसने क्वेश्चन ने अच्छा पार्ट पूछा है कि फैक्टर्स भी बताइए, ठीक है। सेकेंड पार्ट आपको क्या करना है, डिस्कस द रोल प्लेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। अब आप बताएंगे रोल प्लेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। सिक्योरिटी फोर्स क्या करती हैं, सिक्योरिटी फोर्स हर तरह का काम करती है। सिक्योरिटी फोर्स बेसिकली क्या करती हैं, सेफ्टी सबसे पहले, उसके बाद फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन किस चीज़ की, वहाँ पे सुख, वहाँ पे शांति रहे, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर रहे, कानून व्यवस्था, और साथ में वहाँ पे शासन भी बना रहे, राइट। सो गार्डिंग द बॉर्डर, सबसे पहले तो पेट्रोलिंग होती है, ठीक है। पेट्रोलिंग यानी कि वहाँ पर गश्त की जाती है इंडियाज़ बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। असम राइफल्स करती है इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे, और बीएसएफ करती है इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, ठीक है। उसके बाद क्या करती हैं, फैसिलिटेट्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। जिन लोगों को मान लीजिए कामकाज है बॉर्डर के इस तरफ या उस तरफ, उनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है। व्यापार भी आता है इसमें। साथ ही में सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वहाँ पे बॉर्डर इलाकों का डेवलपमेंट भी करवा रही हैं। वो कैसे करवा रही हैं, वो बोलती हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कि जी आप यहाँ पे ये वाला काम करवाइए, यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, ये वाला काम लगवाइए। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस बताती हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद आके काम करती है। यही नहीं, वो जागरूकता भी फैलाते हैं। द बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज ऑल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन फॉस्टरिंग अवेयरनेस अबाउट द क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स अमंग द मासेस। सो ये सब काम है जो कि सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ पर रहकर कर रही हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन देखिए, रिपीट इसलिए हुआ है, इस बार हर क्वेश्चन आपको लग रहा होगा रिपीट हुआ है, क्योंकि असल में इस बार इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही आसान आया था। इतना आसान इंटरनल सिक्योरिटी आई हैव नॉट सीन इन द पास्ट 5-6 ईयर्स। दिस वाज अ लकी ईयर फॉर पीपल अपियरिंग इन 2020, क्योंकि आईएएस के क्वेश्चंस बहुत ही आसान आए थे। विद दैट आई टेक योर लीव, और इसके साथ हम GS 3 को वाइंड अप करते हैं। अब हम जल्द ही आपके सामने आखिरी पेपर की डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ GS पेपर 4। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।